वेलकम बैक टू सेकंड पार्ट ऑफ गांधी मूवमेंट। दोस्तों, लास्ट की हमारी जो वीडियो रही उसमें हमने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लेकर डिस्कस किया था। और आज जो हमारा वीडियो है इसमें हम डिस्कस करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और सबसे पहले हम इसकी समरी पर डिस्कस करें। इसके जो मेन कॉजेज रहे हैं उसको लेकर हमें डिस्कस करना है। इसमें जो हमारा फर्स्ट पॉइंट रहने वाला है साइमन कमीशन की नियुक्ति, द अपॉइंटमेंट ऑफ द साइमन कमीशन। उसके बाद हम नेहरू रिपोर्ट को लेकर बात करेंगे। और इसके जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें गहरी उत्तेजना और अनिश्चितता का वातावरण, एन एटमॉस्फेयर ऑफ डीप एक्साइटमेंट एंड अनसर्टेनिटी। और इसी के साथ जो हमारा पॉइंट रहेगा नेक्स्ट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव, लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस एंड प्रपोजल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इसी के साथ हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहेगा इसमें डांडी मार्च या डांडी यात्रा के नाम से भी हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट इसमें जो पॉइंट रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का कार्यक्रम, प्रोग्राम ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। और लास्ट इसमें जो पॉइंट रहने वाला है गांधी इरविन समझौता यानी कि गांधी इरविन पैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लास्ट की वीडियो में हमने डिस्कस किया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, असहयोग आंदोलन के बहुत सारे रीजन भी मैंने डिस्कस किए थे। और उसी के साथ साथ में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की समाप्ति हो जाती है, इनके एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं उसकी एंडिंग क्यों होती है, एंडिंग के पश्चात क्या कुछ इंडिया में बहुत सारी एक्टिविटी हो पाती है। यदि हम देखें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की समाप्ति के पश्चात गांधी को अरेस्ट कर लिया जाता है, लेकिन 1924 में गांधी की जो फिजिकल फिटनेस है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। ऐसी सिचुएशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको फ्री कर देती है, रिहा कर देती है। लेकिन उसी के साथ में 1924 में यदि हम देखें भारत में बहुत सारे सामर्थ्य दंगे घटित होते हैं। ऐसी अवस्था में देखा जाए तो गांधी इन सभी को अपने आप को दोषी ठहराते हैं और 21 दिन का उपवास करते हैं। और उसके बाद गांधी अपने नेक्स्ट जो मोमेंट है उसकी रणनीति बनाते हैं, जिसको हम सविनय अवज्ञा आंदोलन या नागरिक अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। लेकिन सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं कि नागरिक अवज्ञा या सविनय अवज्ञा का मीनिंग क्या है, मतलब क्या है। जब हम बात करते हैं किसी भी नागरिक के द्वारा सरकार के कुछ कानूनों या आदेशों का पालन न करने की जब वह प्रतिज्ञा करता है तो ऐसी अवस्था को हम नागरिक अवज्ञा के नाम से जानते हैं। जैसे हमने बात की थी, इसके बहुत सारे हमारे पास पॉइंट्स हैं, क्या रीजन रहे, इसके क्या मेन वजह रही जिसकी वजह से गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट करना पड़ा। इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइमन कमीशन की नियुक्ति। देखा जाए भारत में ऐसी परिस्थिति बनी कि साइमन कमीशन का भारत आना, और देखा जाए इसी के साथ साथ में नेहरू रिपोर्ट को भी बनाया गया। ऐसी अवस्था में दो प्रमुख वजह रही जिसकी वजह से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया। देखा जाए भारत सरकार अधिनियम के अनुसार यदि हम देखें 1919 के जो प्रावधान बने थे उसमें डिमांड तो की गई थी कि 10 वर्ष के पश्चात ही कहीं ना कहीं पर कमीशन बनाया जाएगा। लेकिन 10 वर्ष के पश्चात ना ऐसा काम करते, 2 वर्ष पहले ही ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साइमन कमीशन को बनाया। साइमन कमीशन की जब नियुक्ति की जाती है यानी कि 2 वर्ष पहले, होना तो 2 वर्ष के बाद था लेकिन 2 वर्ष पहले ही उसने साइमन कमीशन की नियुक्ति की। और कहीं ना कहीं पर ब्रिटेन को ये भी डर था कि भविष्य में जो आम चुनाव होने वाले हैं उससे कहीं ना कहीं पर जो कंजर्वेटिव सरकार है उसका कहीं ना कहीं पर अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। और उसके साथ में जब हम बात करते हैं साइमन कमीशन के बारे में तो सर जॉन साइमन के नाम से ही इसको इस्टेब्लिश किया गया। और देखा जाए इसका जो मेन उद्देश्य रहा, हम जितने बुक्स वगैरह में देखते हैं उसमें सब कुछ आपको नहीं मिल पाएगा, लेकिन देखा जाए उसका जो मेन उद्देश्य रहा, भारत में दलितों और पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा था लंबे समय से उसको लेकर एक रिपोर्ट बनाने के उद्देश्य से साइमन कमीशन को बनाया गया। और इस कमीशन में जो टोटल मेंबर रहे वो 7 रहे। और इसी के साथ साथ में सारे इसमें मेंबर जो 7 मेंबर थे उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। विरोध इसलिए भी हो रहा था, और विरोध के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मद्रास में एक अधिवेशन किया 1927 में। और उसका उद्देश्य यही था कि हमें बहिष्कार करना है ये जहाँ पर भी कमीशन पहुँचेगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करें 3 फरवरी
1928 को साइमन कमीशन सबसे पहले बम्बई पहुंचा और विरोध में पूरे देश भर में हड़ताल स्ट्राइक की जाती है। और ऐसी परिस्थिति में ब्रिटिश गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है अपनी शक्ति का प्रयोग करने के लिए, और जब मजबूर हो जाती है तो वह कहीं ना कहीं पर हिंसा भी करती है। और ऐसी अवस्था में लाला लाजपत राय की जो हालत है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं नेहरू रिपोर्ट पर। नेहरू रिपोर्ट की जब हम बात करते हैं, जब भारत में साइमन कमीशन का जो बहिष्कार किया जा रहा था, ऐसी अवस्था में जब हम बात करें, कहीं ना कहीं पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खुश करने के लिए ऐसी अवस्था में भारतीयों के समक्ष, यानी कि भारतीय नेता थे जो इंडियन लीडर्स, उनके सामने कंडीशन रखी कि यदि आप भारत को अच्छे से चला सकते हैं तो आप अपना संविधान बताइए, आप कैसे इसको चलाएंगे। ऐसी कंडीशन में एक शर्त और भी रखी गई संविधान बनाने के साथ साथ में कि आपको सभी दलों का समर्थन होना भी जरूरी है। यदि जितने भी उस टाइम पर दल थे भारत में, यदि वो सपोर्ट नहीं करेंगे रिपोर्ट को तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब जो भारतीय नेता थे उन्होंने 1928 यानी कि फरवरी टू मई 1928 के मध्य में एक सभी दलों की एक सम्मेलन बुलाया और उसमें संविधान को लेकर, संविधान का प्रारूप को लेकर डिस्कस किया। और उसमें जो मोतीलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की। और उसी के साथ में जब हम बात करते हैं, इसको कंप्लीट जो किया गया 28 अगस्त 1928, यानी कि नेहरू रिपोर्ट, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में रिपोर्ट कंप्लीट कर ली जाती है। और उसके बाद नेहरू रिपोर्ट को लखनऊ में आयोजित सर्वदलीय सम्मेलन में स्वीकार किया गया और पारित भी किया। लेकिन यदि हम बात करें इससे मुस्लिम लीग के जो लीडर थे उस टाइम पर, मोहम्मद अली जिन्ना, वो इससे एग्री नहीं थे, खुश नहीं थे। ऐसी अवस्था में देखा जाए नेहरू रिपोर्ट में जो मुख्य पॉइंट्स हैं उसको लेकर यदि हम बात करें शॉर्ट में, तो उसमें बात की गई थी कि भारत को अधिराज्य यानी कि डोमिनेंट स्टेट्स बनाया जाए। इसका मतलब क्या है कि भारत एक संघ होगा। संघ में यदि हम बात करें, इसमें जो लेजिस्लेटिव जो बॉडी होगी वो 2 पार्ट्स में काम करेगी। उसमें यदि हम देखें, यानी कि सारी शक्तियाँ भारत के पास होगी और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट होगी उसके पास, जैसे ब्रिटेन में क्राउन के पास शक्ति होती है, उसको संवैधानिक प्रमुख सिर्फ बना करके रखा जाएगा और कोई उसकी शक्ति पास नहीं होगी। अब जिन्ना ने विरोध क्यों किया था, सबसे इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है इसमें। जिन्ना ने कहा कि जो रिपोर्ट बनाई गई है वो कहीं ना कहीं पर मुस्लिमों का उससे कोई भी हित होने वाला नहीं है और यह तो हिंदुओं के ही बेनिफिट में रिपोर्ट बनी है, यानी कि संविधान बना है। तो अब जिन्ना भी अपनी बात मांगे रखने शुरू कर दी। उन्होंने कहा 14 सूत्रीय 14 फार्मूला बोला जाता है इसको। उन्होंने भी अपनी डिमांड रखी कि इससे हिंदू का भला हो रहा है, मुस्लिमों का कोई भला नहीं हो रहा है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है इसमें गहरी उत्तेजना और अनिश्चितता का वातावरण। जब हम बात करें लाहौर का जो कांग्रेस अधिवेशन रहा, उस टाइम पर यदि हम बात करें, कांग्रेस की जो कंडीशन थी वो लगातार बिगड़ती जा रही थी, यानी कि डिसबैलेंस हो रहा था कांग्रेस के समक्ष। लेकिन बार बार जो गिरफ्तारियां हो रही थी, ऐसी अवस्था में देशभक्ति की जो भावना वो बढ़ रही थी और देश में यदि देखा जाए कहीं ना कहीं पर भय का माहौल भी बना हुआ था। और सबसे ज़्यादा यदि हम देखें, जो युवा वो राजनीति में बहुत ज़्यादा एक्टिव हो रहे थे। और ऐसी अवस्था में यदि हम देखें, भारत उस समय पर आर्थिक मंदी का भी शिकार हो रहा था। धीरे धीरे जो बहुत सारी वस्तुएं थी उनके प्राइस बढ़ रहे थे और इसी के साथ साथ में जो सबसे ज़्यादा जो कंडीशन ख़राब थी वो लेबर क्लास की यदि हम बात करें, यानी कि मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा असंतुष्ट की अवस्था में पहुंच चुके थे। अब नेक्स्ट पॉइंट, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव। देखा जाए लंबे समय से जब हम बात करें, जो भारत में निराशा का वातावरण बना हुआ था और कहीं ना कहीं पर असंतुलन की जो अवस्था बनी हुई थी, ऐसी अवस्था में कांग्रेस ने एक लाहौर अधिवेशन 1929 में बुलाया। उसमें यदि हम देखें, इसका जो मेन उद्देश्य बनाया गया लाहौर अधिवेशन में बात रखी गई कि हमें पूर्ण आज़ादी चाहिए, यानी कि हमें इसके अलावा और कुछ मंजूर नहीं है। और ऐसी जो अवस्था बनाई गई भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कि हमें आज़ादी चाहिए
और इसकी शुरुआत की जब हम बात करें, उस टाइम पर रावी नदी के तट पर यानी कि रात्रि 12 बजे रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराया गया और प्रस्ताव भी रखा गया कि हमें आज़ादी ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब हम बात करें सर जॉन साइमन कमीशन की, जब हम बात करते हैं, उसने भारत में कुछ संवैधानिक सुधार को लेकर भी बहुत सारे काम उस टाइम पर किए जा रहे थे। और इसी के साथ साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट चाह रही थी कि जितने भारत में रियासतें हैं या जितने भी अलग अलग समुदाय के लोग हैं, उन सभी की समस्याओं का निवारण करने के लिए हमें जल्दी ही राउंड टेबल, जिसको हम गवर्नमेंट सम्मेलन के नाम से भी जानते हैं, उनको अंतिम रूप दिए जाने के लिए प्रयास किए जा रहे थे। और इसी के साथ साथ में कांग्रेस अपने तरीके से काम कर रही थी। लेकिन गांधी की यदि हम बात करें, गांधी ने अपनी कुछ डिमांड्स रखी लॉर्ड इरविन के समय। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा इसमें, अब सविनय अवज्ञा आंदोलन के जो प्रोग्राम बनाए गए, देखा जाए तो उसमें जो वीमेन, उनको वाइन शॉप्स का बॉयकॉट करना था और जो फॉरेन गुड्स या फॉरेन क्लोथ्स की जितनी भी शॉप्स थी उनका बॉयकॉट करना था। और इसके साथ में जब हम बात करें, जितने भी फॉरेन जो क्लोथ्स है उनको जलाने के लिए भी रणनीति बनाई गई। और इसके साथ साथ में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स या टीचर जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में थे, ठीक है ना, यानी कि कोई स्टूडेंट्स था या फिर कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट, उन्होंने सारी जितने भी इंस्टीट्यूशंस थे गवर्नमेंट, उन सभी को बॉयकॉट किया, छोड़ा। उसी के साथ में अब लास्ट हमारा जो पॉइंट रहता है गांधी इरविन पैक्ट। गांधी इरविन समझौते को लेकर जब हम बात करें तो साइमन कमीशन की अब रिपोर्ट रेडी है। अब रिपोर्ट तो रेडी है, तो देखा जाए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट की अपनी इच्छा है कि लंदन में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बुलाया जाए, यानी कि स्टार्ट की जाए। इसकी स्टार्टिंग नवंबर 1930 में होती है। और देखा जाए कांग्रेस इसका बहिष्कार कर रही है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को पहले से ही पता है कि इसमें क्या मुद्दे डिस्कस किए जाएंगे। अब ऐसी अवस्था में देखा जाए तो बहुत सारे जो पार्टी हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अलावा, मुस्लिम लीग या हिंदू महासभा या रियासतों के जो प्रतिनिधि हैं वो सभी उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। और दलित कम्युनिटी से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एब्सेंट है, यानी कि अनुपस्थित है। अब ऐसी अवस्था में देखा जाए जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल पाता, क्योंकि इसमें फर्स्ट राउंड टेबल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। अब उसके बाद कुछ ऐसा एनवायरनमेंट तैयार किया जाता है कि गांधी भी इसमें पार्टिसिपेट करे, यानी कि जब तक कांग्रेस इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कंप्लीट नहीं हो पाएगी। इसी की वजह से यह 3 पार्ट में कंप्लीट हो पाती है, लेकिन इसका कोई भी कंक्लूजन या कोई भी निष्कर्ष नहीं निकल पाता। फर्स्ट में आईएनसी पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, सेकंड में करती है, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल पाता। लेकिन उसके बाद थर्ड भी होती है, थर्ड में भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में पार्टिसिपेट नहीं कर पाती है। इसी के साथ साथ हमारा ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कंप्लीट हो चुका है। और नेक्स्ट जो हमारा वीडियो क्विट इंडिया मूवमेंट यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। और यदि आपकी इस मूवमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज रहती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।